एक एक करके उन लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं उसी जंगल में छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन राक्षसी आवाजों की सबसे पहली ग्रास बनी स्नेहा, और उसके बाद अनुराग, नीलम, विपुल और विराट ने भी उस जंगल के पेड़ों से सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। बस अब उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ वो 4 लोग ही जिंदा बचे थे, रुचिका, राहुल, प्रिया और प्रोफेसर साहब। वो भी कब तक जिंदा बचने वाले थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी सब बाधाओं से लड़ते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो नहीं मिला था। पर हां, वे भयानक जानलेवा आवाजें आनी बंद हो गई थी। ये देखकर उन सब ने अपने अपने चेहरों से कपड़े हटा लिए थे। वे सारे कपड़े उनके कानों और नाक से रिसते खून की वजह से लाल हो गए थे। शरीर के दूसरे हिस्सों से भी खून रिसने के कारण उनके पहने हुए कपड़े भी लाल हो गए। पर अब गनीमत इस बात की थी कि वे खूनी आवाजें आना बंद हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से खून रिसना भी बंद हो गया था। पर उनका दर्द उस समय उनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता था। हा हा हा, मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। एंटीले पथरीले रास्तों पर चल चलकर बुरी तरह थक चुके प्रोफेसर साहब बोले, सर प्लीज थोड़ी हिम्मत कीजिए सर। 3 बज चुके हैं, शाम होने वाली है, और इस वक्त हम इस जंगल में किस जगह पर हैं ये खुद हम भी नहीं जानते। ना तो हाईवे मिल रहा है और ना ही हमारे कैंप। पता नहीं हमारे साथी भी इस वक्त कहां होंगे, जिंदा भी होंगे या। प्लीज सर, हमें चलना ही होगा। हम यहां रुककर रेस्ट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए। यहां कुछ कहा नहीं जा सकता सर। प्लीज सर, चलिए यहां से। प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूं राहुल, पर मैं क्या करूं, अब मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। हाँ, एक काम करो, तुम तीनों मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब मेरा आगे चल पाना मुश्किल है। हृताश होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, नहीं सर, हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, आप यहां कुछ देर आराम कर लीजिए। हम आपके पैर दबाते हैं, हो सकता है इससे आपको थोड़ा आराम मिले। उन्हें एक पेड़ के सहारे बिठाते हुए राहुल ने कहा। रुचिका और प्रिया ने भी इस बात में अपनी सहमति दर्ज करवाई और प्रोफेसर साहब को थोड़ा पानी पिलाया। फिर राहुल और रुचि उनके पैर दबाने लगे तथा प्रिया अपनी डायरी से उनके लिए हवा झलने लगी, ताकि उन्हें जल्दी से आराम मिले और उनकी थकावट दूर हो सके। अपने स्टेंट्स का ये रूप देखकर प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें विश्वास हो गया कि आजकल की जनरेशन भी अपने गुरु का आदर करना बखूबी जानती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी प्रोफेसर साहब उस स्थिति में नहीं आए थे कि आगे चल सके, पर उन बच्चों को देखकर उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति एकत्र करके आगे चलने का फैसला किया। वे लोग अपना सामान उठाकर आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब का बैग राहुल ने कैरी कर लिया था। हालांकि वो भी थककर चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक नौजवान होने के कारण उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, ताकि बाकी सब भी हिम्मत बनाए रखें। रुचिका और प्रिया भी ब्राइव यंग गर्ल्स बनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक उन्हें किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वे सब लोग भयातंकित होकर एक दूसरे का मुंह तोकने लगे। उस भयानक भूतिया जंगल में कोई भी आवाज सुनकर सिहर उठना एक स्वाभाविक सी बात थी। ओ माय गॉड, अब ये क्या बला है, भय से थरथराती आवाज में प्रिया बोली। क्या पता यार, अब क्या नई मुसीबत आने वाली है, राहुल ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर रुचिका बोली, तुम लोग इधर उधर ध्यान ही मत दो और बस चलते रहो,
बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। रुचिका, ठीक कह रही हैं प्रोफेसर साहब ने रुचिका की बात में सहमति जताते हाय कहा, और वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई और इस बार उन लोगों को सामने से लाठी पकड़ हुए एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी तरफ इशारा करते हुए राहुल बोल पड़ा, सर, वो देखिए, कोई इस तरफ आ रहा है, शायद कोई बूढ़ा आदमी है। कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। उसे तो मैं भी देख रहा हूं राहुल, पर इस भूतिया जंगल में जहां देखने को ना तो कोई बंदा है ना बंदे की जात, ऐसे में ये इतना बूढ़ा आदमी यहां कैसे आ गया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपनी आशंका व्यक्त करते हुए प्रोफेसर साहब बोले, सर, इज राइट राहुल, हम यहां ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी इन भूत प्रेतों की कोई शैतानी माया हो। हमें इनसे सचेत रहना चाहिए। रुचिका ने कहा, तुम ठीक कह रही हो रुचिका, पर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। हो सकता है वो बूढ़ा आदमी इंसानी हो और हम हाईवे के करीब आ गए हो। राहुल ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर असलियत तो तभी सामने आएगी जब वो बूढ़ा आदमी हमारे करीब आएगा। प्रिया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, वी जस्ट वेट एंड वॉच। रुचिका ने प्रिया की बात में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा। अब शाम गिरने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था। वो बूढ़ा आदमी एक हाथ में लाठी पकड़े और दूसरे हाथ से बीड़ी सुलगाते हुए धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी वेशभूषा आम ग्रामीण बुजुर्ग आदमी जैसी ही थी। मैली सी धोती और कंधे पर एक पुराना सा कंबल, माथे पर एक सफेद गमछा लपेटे हुए, ऊपर से नंगे बदन, हाथ में लाठी और मुंह में बीड़ी। उसे देखकर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। डर वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो बूढ़ा आदमी उनके करीब आकर रुका और उन लोगों को देखकर उसने बीड़ी का एक कश लेते हुए कहा, राम राम बाबू, लोग कौन हो थे सा? कौन हो आप लोग? क्या कर रहा हो? अठ में क्या कर रहे हो यहाँ? थे लोगा को मालूम कोनी के कितनो भयानक जंगल है। वो बाहरी घाटों क्यों आया हो? अट्टे क्यों आए हो यहाँ? उसने एक साथ सवालों की बौछार ही कर दी। वहीं वे सब लोग अवाक होकर बस उसे देखे ही जा रहे थे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस भयानक जंगल में उन्हें कोई इंसान भी मिल सकता है। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर साहब ने उसे शुरू से अब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने भी उनकी बात को बड़ी गहराई से सुना और फिर पूरी बात सुनने के बाद हुंकार भरते हुए वो बोला, हूं मम्मा। तो ये बात से आप सब शहर के लोगों को कह लागे हैं कि हम गांव वाले लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। अब तो देख लिया ना आपने क्या चीज है। ओ भारी घाटो, देख लियो कहना। थोड़ा नाराज होते हुए उसने कहा, माफ कर दो बाबा, हमें नहीं पता था कि यहां ये सब हो जाएगा। आखिर ये जगह इतनी हॉन्टेड क्यों है? ऐसा क्या हुआ है यहां? और हम कैसे निकल पाएंगे यहां से? प्लीज बाबा हमारी मदद कीजिए। सके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए रुचिका ने कहा, इस जगह से बच पाना तो बहुत मुश्किल है बेटी, जानती हो ये बाहरी घाटों हैं। क्या यहां पर तो साक्षात मौत बसती है। अरे फिर अपने स्वर को मंद करते हुए वो आगे बोला, ये बाहरी घाटा तो यक्षों का गढ़ है। गढ़ या यक्ष है या ये क्या होता है बाबा? कंपाते स्वर में राहुल ने उस बूढ़े बाबा से पूछा। यक्ष एक प्रकार की योनि है, जैसे मानव योनि, पशु योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि और दूसरी कई योनियां। पुराणों के अनुसार कुल 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक है ये यक्ष योनि। ये दो विपरीत गुणों से युक्त अद्भुत योनि है। कुछ यक्ष दैवीय स्वभाव वाले और दीनों की रक्षा करने वाले दैवीय सद्गुणों से युक्त होते हैं, वहीं कुछ यक्ष राक्षसी गुणों वाले, क्रूर, अत्याचारी व पैशाचिक मानसिकता वाले होते हैं। दैवीय गुणों से युक्त यक्षों का संबंध देवलोक से होता है। वह एक तरह से देवता ही होते हैं, बस ये देवताओं की
भांति अमृतत्व से युक्त नहीं होते, किंतु इनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। इनका जन्म प्रकृति द्वारा सीधे यक्षों में ही होता है। जैसे कुछ भूत प्रेतों का भी प्रकृति द्वारा सीधे भूत योनि में जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार वहीं दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्ति वाले यक्षों का निर्माण इंसानों द्वारा तंत्र विद्या से किसी स्थान, बहुमूल्य वस्तु, किसी जलाशय अथवा किसी खजाने की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वास्तव में ये यक्ष 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनकी बलि यक्षराज को दी जाती है और फिर तंत्र विद्या द्वारा इनकी आत्मा को यक्ष के रूप में परिणित किया जाता है। ये यक्ष अत्यंत ही शक्तिशाली आत्मा होती है, जो उस जगह अथवा वस्तु की हर परिस्थिति में हिफाजत करती है जिसकी सुरक्षा हेतु इनका निर्माण किया जाता है। इस स्थान पर भी ऐसे ही यक्षों का वास है। कहते हुए उस बूढ़े बाबा ने अपनी बात समाप्त की। उनकी ये बातें सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। ओध घोड़, बेचारे बच्चे कैसे निर्दयी लोग होते होंगे जो मासूम बच्चों को हे भगवान सोचकर भी रूह कांप जाती।